इवनिंग फ्रेंड्स, आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में सेना और विद्रोहियों के बीच बड़े पैमाने पर लड़ाई शुरू हो गई है। विद्रोही गुट बलोच लिबरेशन आर्मी BLA ने ऑपरेशन हेरोफ शुरू करते हुए पाकिस्तानी आर्मी के ठिकानों को निशाना बनाया है। शनिवार तड़के से ही बलूचिस्तान के कई जिलों से धमाकों, मिलिट्री ठिकानों पर हमलों और विद्रोहियों की सुरक्षा बलों से झड़प की खबरें आ रही हैं। बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में धमाके हुए हैं तो पाकिस्तान के लिए रणनीतिक तौर पर अहम ग्वादर पोर्ट के पास भी फायरिंग हुई है। पाकिस्तानी सेना के कम से कम 10 जवान इन हमलों में मारे गए हैं। बलूचिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक बलूच लिबरेशन आर्मी के शीर्ष कमांडरों ने खुद मैदान में उतरते हुए ऑपरेशन हेरोफ का दूसरा चरण शुरू करने का ऐलान किया है। गुट ने इसे मातृभूमि की रक्षा के लिए अभियान बताया है। BLA के हमलों के चलते क्वेटा, नुस्की, कलात, मस्तंग, दलबानी, खारान, ग्वादर, पसनी, टम्प, बुलेदा, ग्वादर में भी भारी गोलाबारी, विस्फोट और सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए हैं। क्वेटा में निवासियों ने कई इलाकों में गोलाबारी और विस्फोटों की सूचना दी, जिसमें अत्यधिक संवेदनशील रेड जोन भी शामिल है। सरियाब रोड पर हथियारबंद लोगों ने पुलिस मोबाइल पर हमला किया, जिसमें 2 कर्मियों की मौत हो गई। इसके बाद पुलिस वाहन में आग लगा दी गई। रेलवे स्टेशन के पास भी गोलाबारी हुई है। क्वेटा में पाकिस्तानी सेना का एक वाहन पूरी तरह से जलकर खाक कर दिया गया। नुस्की में फ्रंटियर कोर मुख्यालय के पास झड़प हुई है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के कार्यालय पर BLA ने कब्जा किया है। बंदूकधारियों ने कई पुलिस चौकी पर हमला करते हुए पुलिस वाहनों में आग लगा दी। कलात में सेना के कैंप पर गेट पर विस्फोट हुआ है। इसके लिए विस्फोटकों से भरे वाहन का इस्तेमाल किया गया। दल बांदनी में गोलाबारी और सैन्य ठिकानों के पास झड़पें हुई हैं। खारान, पसनी, ग्वादर, टम्प और बुलंदा से फायरिंगों और विस्फोटों की खबरें मिली हैं। BLA ने 10 शहरों में हमले करने का दावा किया है। BLA के प्रवक्ता जियाद बलोच ने कहा कि उनके लड़ाकों ने सैन्य और प्रशासनिक ढांचों को निशाना बनाया है। क्वेटा, पसनी, ग्वादर, नौस्की और दलबानी में सेना और ISI कैंपों के पास फिदायीन हमले किए जाने का दावा किया गया। तटीय राजमार्ग पर सैन्य लॉजिस्टिक को बाधित किया गया है। BLA के कमांडर इन चीफ बशीर जेब बलूच ने बलूच लोगों से अपील की कि अपने घरों से बाहर निकले और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ लड़ें। जेब ने कहा कि यह संघर्ष किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि सामूहिक चेतना का है। एकजुटता से लड़ाई जीती जाएगी। ऐसे में बलूच लोगों से अपील है कि वे बाहर निकले और ऑपरेशन हेरोफ का हिस्सा बने। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि शनिवार तड़के से बलूचिस्तान में झड़पें चल रही हैं। इनमें से कई जगहों पर हमलों को नाकाम किया गया है और पाक सेना ने 58 आतंकियों को मार गिराया है। रिपोर्ट में आतंकवादियों के पास सात झड़पों में सुरक्षा बलों में पुलिस के 10 जवानों की मौत की भी स्वीकार की गई है। आइए बात करें यूरोप की। यूरोप के बाद भारत का अपने करीबी दोस्त देश इसराइल के साथ एक बड़ा ट्रेड डील होने जा रहा है। भारत में इसराइल के राजदूत रिवेन हजार ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने दोनों देशों के बीच के इस मजबूत संबंध का जिक्र करते हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर जल्द समझौता होने की उम्मीद जताई है। भारत के एक निजी न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू के दौरान इजरायली राजदूत ने जल्द व्यापार समझौते होने की संभावना जताई है। राजदूत अजहार ने पुष्टि की है कि इसराइल और भारत ने FTA पर बातचीत के लिए नियमों पर हस्ताक्षर किए हैं। इसराइली राजदूत ने वियान से बात करते हुए कहा कि फरवरी महीने में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल तेल अवीव की यात्रा करने वाला है। इस दौरान फ्री ट्रेड डील पर बातचीत की जाएगी। उन्होंने कहा कि शुरुआती बातचीत आसान मुद्दों पर की जाएगी और उसके बाद ज़्यादा जटिल मुद्दों पर एक राय बनाने के लिए बातचीत की जाएगी। इजरायली राजदूत ने उम्मीद जताई कि व्यापार डील पर इसी साल समझौता होने की पूरी उम्मीद है। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEC पर बात करते हुए इजरायली राजदूत ने कहा कि ट्रेड को आसान बनाने और सामान की लागत कम करने के लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इसराइल जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि इसराइल में हमारी एक टास्क फोर्स है जो लॉजिस्टिक से निपटने के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर काम कर रही है, क्योंकि हम ट्रेड को आसान बनाना चाहते हैं। हम सामान लाने जाने की कीमत कम करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इससे सभी के लिए इकोनॉमिक खुशहाली आएगी। बेशक हमें उम्मीद है कि भारतीय पार्टनरशिप के साथ दूसरे देशों के साथ मिलकर यूनाइटेड स्टेट्स की लीडरशिप में हम कई देशों में कारोबार को आसान बना पाएंगे। यह तो देखना बाकी है, लेकिन इस बीच हमें प्राइवेट सेक्टर को सामान लाने ले जाने में मदद करने के लिए जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो करना होगा, हम यही कर रहे हैं। भारत और इसराइल के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक संबंध रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसराइल अकेला ऐसा देश था जिसने भारत के पाकिस्तान पर हमले का सीधा समर्थन दिया था। भारत और इसराइल के बीच सामान्य सामानों की खरीदारी के साथ साथ रक्षा सौदे में भी काफ़ी मजबूत हुए हैं। वित्त वर्ष 2024-25 में डिफेंस सेक्टर को छोड़ दिया जाए तो द्विपक्षीय व्यापार 3.75 अरब डॉलर का था। हालांकि दोनों देशों के बीच कारोबार का उच्चतम स्तर 2023-24 था, जब द्विपक्षीय कारोबार बढ़कर 10.77 अरब डॉलर था। इसराइल के साथ कारोबार में भारत का फायदा हासिल है। भारत इसराइल को ज़्यादा सामान बेचता है, खरीदता कम है। वहीं इसराइल से भारत का आयात पिछले वित्त वर्ष में 1.61 अरब डॉलर था। रूस के बाद अब इसराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर बन गया है। इसराइल के सालाना हथियार निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 40% के आसपास है। भारत और इसराइल के बीच बराक 8 मिसाइल सिस्टम का जॉइंट डेवलपमेंट और भारत में हर्मीज 900
ड्रोन का प्रोडक्शन शामिल है। इसराइल के साथ भारत का कृषि सेक्टर के लिए मजबूत सहयोग है। ये सहयोग 3 साल की कार्य योजना के माध्यम से मैनेज किया जाता है। इसराइल ने ड्रिप सिंचाई और फसल विविधता में टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए 13 भारतीय राज्यों में 31 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए हैं। भारत इसराइल औद्योगिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट को 2023 से 2027 के लिए $40 बिलियन दिए गए हैं। इसका मकसद एआई और औद्योगिक अनुसंधान का विस्तार करना है। इसके अलावा भारत के अदानी ग्रुप के नेतृत्व वाले एक कंसोर्टियम ने 2022 में $1.18 अरब में हाइफा पोर्ट का अधिग्रहण किया था। ये प्रस्तावित इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। भारत और इसराइल के बीच मजबूत दोस्ती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने इसराइल की यात्रा कर सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक 27-28 फरवरी को पीएम मोदी का इसराइल दौरा हो सकता है। ये दूसरी बार होगा जब प्रधानमंत्री मोदी इसराइल की यात्रा करेंगे। हालांकि पिछले साल के अंत में इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की भारत यात्रा होने वाली थी, लेकिन उनका दौरा टल गया। ऐसी रिपोर्ट थी कि दिल्ली में हुए बम ब्लास्ट की वजह से उनका दौरा टल गया। ये हम बात करें अमेरिका की। अमेरिका के दर्जनों C-17 और C-5 मिलिट्री जहाज मिडिल ईस्ट में सैन्य ठिकानों पर सैन्य सामानों को उतार रहे हैं। इसके अलावा लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पहले ही मध्य पूर्व में पहुंच चुका है, जो फिलहाल उत्तरी अरब सागर में है। USS अब्राहम लिंकन के साथ 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर और कैरियर एयर विंग शामिल है, जिसमें FA-18E सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट्स, F-35C लाइटनिंग फाइटर जेट और EA-18G ग्राउलर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जेट के स्क्वाड्रन शामिल हैं। इनके अलावा US नेवी इस एयरक्राफ्ट कैरियर से अलग 3 डिस्ट्रॉयर भी मौजूद हैं, जिनके नाम USS डेलबर्ट T. ब्लैक, USS मैकफॉल और USS मिट्सर है। CNN ने अमेरिकी सेना के हवाले से कहा है कि बहरीन में तैनात 3 लिटोरल जंगी जहाज USS सांता बारबरा, USS कैनबरा और USS तुलसा को माइन स्वीपिंग ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। आशंका है कि ईरान ने कई समुद्री मार्गों में माइंस बिछाए होंगे, जिन्हें ट्रैक करने के लिए USS तुलसा को तैनात किया जा सकता है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में कई एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किए हैं, जिनमें अतिरिक्त टर्मिनल, हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, थार्ड सिस्टम और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम शामिल हैं। इन्हें पिछले हफ्ते कतर की राजधानी दोहा में अल उदीद एयरबेस पर देखा गया है। 25 जनवरी को प्लैनेट लैब्स की सैटेलाइट तस्वीर में इनके देखे जाने की पुष्टि हुई है। माना जा रहा है कि अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइल हमला कर सकता है। इन्हें रोकने के लिए इन एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान उनकी शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं होता तो अमेरिका का अगला हमला काफ़ी बुरा होगा। अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन ईरान पर उत्तरी अरब सागर से हमला कर सकता है। इसके अलावा इससे इलाके में दूसरी जगहों पर चल रहे गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर भी ईरान पर हमला शुरू कर सकते हैं। हर एक युद्धपोत दर्जनों टॉमहॉक लैंड अटैक मिसाइलों से लैस हो सकते हैं, जिनकी रेंज 1000 मील से थोड़ी ज़्यादा है। उनमें 1000 पाउंड का पारंपरिक वॉरहेड लगा होता है। माना जा रहा है कि ईरान पर शुरुआती हमला टॉमहॉक मिसाइलों से ही होगा। इसके अलावा अमेरिकी नौसेना के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप आमतौर पर एक हमलावर पनडुब्बी के साथ चलते हैं। हालांकि पनडुब्बियों के होने या न होने का खुलासा कभी नहीं किया जाता है। कतर में लगातार उतर रहे सैन्य सामान। CNN के मुताबिक एक E-11A विमान गुरुवार को कतर के अल उदीद एयरबेस पर उतरा है, जो अमेरिका के लिए मुश्किल ऑपरेशंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए सबसे ज़रूरी आखिरी अहम साजो सामान में से एक है। ये पहले एक बिजनेस जेट हुआ करता था, जिसे अब सैन्य एयरक्राफ्ट में बदल दिया गया है। अब ये एक हाई एल्टीट्यूड कम्युनिकेशन रिले सिस्टम की तरह काम करता है, जो किसी भी एयरबॉर्न या ज़मीनी फोर्स की मदद के लिए डेटा भेजता है। गुरुवार को ही अमेरिका का लड़ाकू सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाला मांडी फायर कार्गो विमान भी मिडिल ईस्ट पहुंच चुका है। इसके अलावा F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट्स का एक स्क्वाड्रन, जो गाइडेड बम और हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से लैस है, उसे भी हाल ही में प्लान्ड फोर्स स्टेशन के हिस्से के रूप में इस क्षेत्र में तैनात किया गया है। अमेरिका के ड्रोन और टोही विमान लगातार हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य और फारस की खाड़ी में गश्त लगा रही है। सोमवार से ये उड़ानें लगभग लगातार गति से चल रही हैं, जो कतर, बहरीन और यहाँ तक कि मध्य पूर्व के बाहर के अमेरिकी ठिकानों से शुरू हो रही हैं। RC-135 टोही विमान भी इस क्षेत्र में मौजूद हैं, जो न्यूक्लियर रेडिएशन का पता लगाने के लिए हैं। इसके अलावा लड़ाकू विमानों में आसमान में भी ईंधन भरने के लिए कम से कम 8 एयरक्राफ्ट टैंकर ने गुरुवार को अटलांटिक सागर को पार किया है। दक्षिणी स्पेन में मोरोन एयरबेस पर उतरे हैं। CNN के दौरान कई एयरक्राफ्ट टैंकरों ने ऐसे संदेश दिए हैं, जिनसे पता चलता है कि वे ट्रांस अटलांटिक उड़ान पर कम से कम 7 अतिरिक्त छोटे विमानों की मदद के लिए हैं, जो शायद इलेक्ट्रॉनिक युद्ध या फाइटर मिशन के लिए सुसज्जित हैं। इसके अलावा फिलहाल यह साफ नहीं कि दुनिया भर में और कहां से अमेरिकी सेना ऑपरेशन चलाने वाली है, लेकिन अमेरिका के दर्जनों बेस इन इलाकों में हैं। जून 2025 में 7 B-2 स्प्लिट स्टेल्थ बॉम्बर मिसौरी में व्हाइट पेन एयरफोर्स बेस से ईरान के लिए 37 घंटे के मिशन पर उड़े थे और ईरान की 3 प्रमुख परमाणु सुविधाओं पर 1 दर्जन से ज़्यादा बम गिराए थे। पिछले जून में ईरानी परमाणु ठिकानों पर हुए हमले में
एक गाइडेड मिसाइल पनडुब्बी का भी इस्तेमाल किया गया था। अमेरिकी नौसेना के पास ओहियो क्लास की 4 गाइडेड मिसाइल पनडुब्बियां हैं। ये कन्वर्टेड बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियां हैं जिनके ठिकाने गुप्त रखे जाते हैं और ये 154 टॉमहॉक तक ले जा सकती है। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.